रहा है ना कि जब मर्डर नहीं हो जाता किसी का तो उसके ऊपर जब आउटलाइन खींचते हैं वो फॉरेंसिक वाले और उन टर्म्स के साथ, तो आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में फटाफट से घुसा लेना, अच्छा मैम ये टर्म बोल रहे इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, जरूर से जरूर बनेगा बच्चों। राउंड वॉर्म इज डिफरेंट, फ्लैट वॉर्म इज डिफरेंट, रिंग वॉर्म इज डिफरेंट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मैं हूं सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एनिमल किंगडम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर क्लास 11th बायोलॉजी। तो चलो शुरू करते हैं बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए। हम लोगों ने प्लांट किंगडम तक पढ़ लिया है। आपको पता है कि किस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कराई गई थी। आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी मोनेरन्स में, प्रोटिस्टा में, फंगस में, प्लांट्स में, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड नहीं है ना ये सारे ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अब जो आप पढ़ने वाले हो ना एनिमल किंगडम के अंदर, अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिससे आप खुद को भी रिलेट कर पाओगे कि अरे हाँ ये तो हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है, ऐसा तो हम भी बिहेव करते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे में भी हैं। क्योंकि यही था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि जो भी एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करें उसकी एक रेंज बना दी जाए, और उस पर्टिकुलर रेंज में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म अगर एक ही कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उनका एक सेपरेट किंगडम बना दो। प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स जो है ना उनमें ग्रीन पिगमेंट पाई जाती है, उनके सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है, वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कभी भी शो नहीं कर सकते, कभी कभी करते हैं एज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट, अदरवाइज ऑटोट्रॉफिज्म ही उनका बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो जो बहुत बड़ा रेंज हमने क्रिएट किया कि ये 3-4 चीजें तो हर एक प्लांट में होनी ही होनी है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम में हम लोगों ने प्लेस कर दिया। अब बारी आती है एनिमल्स की। क्या ऐसी बेसिस थी जिसके बेस पर, मतलब क्या ऐसे रीजन थे जिसके बेस पर एनिमल किंगडम में इतनी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया, इतने सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया। आप जब शुरुआत से एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, जब हम पहले फाइलम से लेकर आखिरी फाइलम तक जाएंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि जो पहला फाइलम था उससे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं थे, बट फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा रिलेटेबल लगेंगे एज कंपेयर टू द प्लांट्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एवरीथिंग। तो जब भी आपको लगे कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे आप ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो, दैट बिलोंग्स टू योर किंगडम। चलो शुरू करते हैं अब हम लोग। प्लांट किंगडम हो गया। एनिमल किंगडम में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक बार फटाफट से आप सिलेबस को एक बार ओवरलुक कर लेते, ओवरलुक नहीं कर लेते, ओवरव्यू कर लेते हैं। सेलाइन फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को एनिमल किंगडम के ही अंदर किस किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, मतलब अगर इतने सारे फाइलम्स हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर, तो किस बेसिस पर डिफरेंट फाइलम्स प्लेस किए गए, ठीक है, और उनके सेलाइन फीचर्स। नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला लेवल, और कॉर्डेट्स को हम क्लास लेवल तक पढ़ेंगे। फाइला लेवल, क्लास लेवल आपको पता है ना, दीज आर द टेक्सोनॉमिक हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट। चल, सेलाइन फीचर्स एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी, ठीक है, कोई नहीं, अभी तो हम कॉर्डेटा तक बहुत बाद में पहुंचेंगे, वो तो एकदम लास्ट की बात है, बिल्कुल बाद की बात है। शुरुआत अब हम लोग कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। एनिमल्स के बारे में आप जब भी सोचते हो तो क्या दिमाग में आता है? तो ये दिमाग में आता होगा कि एनिमल्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अनलाइक प्लांट्स, जो कि सारे के सारे ग्रीन कलर वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, देख के समझ में आ जाएगा कि दोज आर प्लांट्स। अनलाइक दोस एनिमल्स एक डाइवर्स ग्रुप शो करते हैं, जहां आपको एक मच्छर करके काटता हुआ आ रहा है, काटने के लिए आ रहा है, वहीं एक
किंग कोबरा रेंगते हुए आ रहा है आपको बाइट करने के लिए, मतलब जस्ट इमेजिन। वहीं आप देख रहे हो आसमान में एक प्यारा सा पंछी उड़ रहा है, वहीं आप देख रहे हो कि उस पंछी से भी बड़ा कोई ईगल या वर्शो जो है वो प्रीडेटर की तरह ऐसा घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है और देख रहा है कि कहाँ उसे उसका शिकार मिल जाए। वहीं आप देख रहे हो कि आपके घर में एक छोटा सा क्यूट सा पपी है और आप उसे फीड कर रहे हो, उसे घुमाने लेकर जा रहे हो, और वहीं आप देख रहे हो कि बहुत ही अजीब सा अगली सा हिप्पोपोटामस भी जू में दिख रहा है आपको, जो कि इतना ज्यादा भयानक है। आपके घर में आ गया तो ओ माय गॉड कितना ज्यादा अजीब सा लगेगा। इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन है, आप खुद एनिमल किंगडम का पार्ट हो। अब आप सोचो कि इतनी डाइवर्सिफिकेशन में हमें कितना कुछ पढ़ना रहेगा। इसीलिए ये वाला सेशन आपके लिए है पार्ट 1 ऑफ एनिमल किंगडम, जिसमें हम आधी चीजें कवर करेंगे इस चैप्टर की, और बाकी की आधी चीजें बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। और अब स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, ये भी बेसिस था क्लासिफिकेशन का जब हम सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम में डिवाइड कर रहे थे। अभी हम किंगडम लेवल की ही बातें कर रहे हैं, फाइलम लेवल की बातें नहीं कर रहे, सिर्फ किंगडम लेवल की बात कर रहे हैं। एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, अभी कुछ ही महीने पहले बोर्ड एग्जाम दिया था, पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। ऑटोट्रॉफिज्म होता है, हेटेरोट्रॉफिज्म होता है। ऑटोट्रॉफिज्म में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, कीमोऑटोट्रॉफिज्म में कुछ बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था जिसमें 3 अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते थे। एक होता था पैरासिटिक, एक होता था सैप्रोफिटिक और एक होता था होलोजोइक। अब इस किंगडम में आपको तीनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, और उसे कंबाइनली हम कह देंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना। क्लास 9th के बच्चों को भी पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल भी नहीं पाई जाएगी जैसे प्लांट्स में पाए जाते हैं। शेयर द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द हेटेरोट्रॉफिक मोड। Besides these similarities, they are also related to their cell arrangement. अब मैंने आपको क्या बताया, शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि जब आप किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म को जो कि एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है आप उसे देखोगे तो प्लांट, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा के कंपैरिजन में वो आपको ज्यादा रिलेटेबल लगेंगे, वो आपसे ज्यादा रिलेट करेंगे। कोरिलेशन आपकी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होगी, भले वो आपके जैसा नहीं दिखता होगा, भले वो बहुत ही लोअर एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में बिलोंग करता होगा, भले वो बिल्कुल ही डिफरेंट फाइला को बिलोंग करता होगा, उसका सब कुछ डिफरेंट होगा आपके बॉडी स्ट्रक्चर से एंड फंक्शन से, लेकिन स्टिल यू विल कंपेयर दैट ऑर्गेनिज्म, और वो ज्यादा कंपैरिजन आपको नजर आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल अरेंजमेंट हम ज्यादा शो करते हैं सिमिलर, बॉडी सिमेट्री सिमिलर शो करते हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये सारी चीजें जो है ये हमें बनाती है एक एनिमल। ये सारी चीजें हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनिमल। जब आप अपने चारों तरफ देखोगे ना तो आपको अलग अलग एनिमल अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग फॉर्म में नजर आएगा। इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं बच्चों एनिमल्स के जो अभी तक डिस्क्राइब कर लिए गए हैं। उनको डिस्क्राइब कर तो लिया गया, पर अब उनको समझने के लिए हमें कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम सभी को एनिमल किंगडम में जोड़ लेंगे, एनिमल किंगडम में इंक्लूड कर लेंगे, पर हमें कभी समझ नहीं आएगा कि ये सारे एनिमल किंगडम के अंदर जो इतने सारे फाइला हैं इनमें कौन कौन से अलग अलग तरह के एनिमल्स को इंक्लूड किया गया था। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप किसी भी रैंडम एनिमल को जब देखोगे ना आप सीधा सीधा उसे किसी फाइलम में प्लेस कर सकते हो, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी। सो इस लेक्चर को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना। भले मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगी और आपको लगेगा कि अरे यार मैम कितना स्लो पढ़ा रही है, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज हो जाता तो मजा आ जाता। स्लो ही देखो, जितना स्लो देख सकते हो देखो, जिस स्पीड में भी मैं पढ़ा रही हूँ उसी स्पीड में पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर अगर थोड़ा सा भी मैसअप हो गया आपके दिमाग में और नहीं समझ में आया कोई सा भी कॉन्सेप्ट, तो मतलब जिंदगी भर के लिए तुम्हारा एनिमल किंगडम छूट जाएगा, तुम्हारे हाथ से ऐसे फिसल के निकल जाएगा। और अगर
एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट्स वांट टू बिकम अ डॉक्टर और वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो उन लोगों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए ना एनिमल किंगडम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपके फ्यूचर में, आप फ्यूचर में जितने भी अलग अलग तरह के कोर्सेज बायोलॉजी से रिलेटेड लोगे ना, वो सारे कोर्सेज में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने काफी ज्यादा जरूरी है। नाउ किंगडम आ गया है, एनिमल किंगडम, एंड अब हम देखेंगे कि अलग अलग क्या क्या बेसिस है जिसके बेसिस पर हमने पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड कर लिया था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब किस तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, क्या ऑर्गेनाइज्ड है, बॉडी में क्या ऑर्गेनाइज्ड रहती है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, कौन से ऑर्गन कहां पर प्लेस रहेगा। बताओ, एक बात बताओ, तुम जरा सोचो, ये दोनों आंखें यहाँ की जगह यहाँ प्लेस होंगी तो अजीब नहीं लगेगा, ये कान साइड में होके एकदम सामने होंगे तो अजीब नहीं लगेगा, नोज अगर यहाँ पे कहीं किसी और जगह प्लेस हो जाएगी तो अजीब नहीं लगेगा। उसी तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारा बाकी का बॉडी पार्ट भी, और हमारे सेल्स और पर्टिकुलर टिश्यूज और ऑर्गन, सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, है ना। यहां पर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस लेवल में अपने सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके सरवाइव कर रहा है। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, एक हम सेलुलर लेवल पर पढ़ेंगे, एक हम टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर पढ़ेंगे। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं एनिमल किंगडम के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बने हुए हैं। अब ये मत समझना कि वो मैम फिर तो प्रोटिस्टा और इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस है भाई, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, एनिमल में हर कोई मल्टी सेलुलर है। इवन पहला फाइलम से जो शुरू करोगे, जो सबसे प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म से शुरू करोगे, वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। बस किस तरीके से उनकी बॉडी में सेल्स ऑर्गेनाइज्ड है, इसके बेसिस पर उनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया। सेलुलर लेवल पर जो फाइलम बिलोंग करता है वो है पोरीफेरा, और ये है एनिमल किंगडम का सबसे प्यारा, सबसे छोटा, सबसे पहला फाइलम, चुन्नू मुन्नू वाला फाइलम। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि बॉडी टिश्यूज की बनी हुई है या ऑर्गन्स हैं उस बॉडी के अंदर, या ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है उस बॉडी के अंदर। इस बेसिस पर भी हम दो अलग अलग तरीके के कैटेगरीज बना सकते हैं। एक है सिमेट्री, सिमेट्री रेडियल और बाइलेटरल। अगर कोई टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिबिट कर रहा है, दो तीनों में से कोई भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट कर रहा है, उसमें भी कैटेगरीज आ जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अब भाई सिमेट्री क्या होती है मैम, सिमेट्री नहीं समझ में आ रहा है। मैथ्स 10th तक तो पढ़ी है ना तुम लोगों ने, और फिजिक्स तो अभी भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री तो अभी भी पढ़ रहे हो। फिजिकल केमिस्ट्री में सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, पर ठीक है, मैं बताऊंगी तुम्हें सिमेट्री क्या है। बायोलॉजी के हिसाब से जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में, एक या एक से ज्यादा प्लेन में इमेजिनरी कट करके उसे बराबर सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम उसे सिमेट्री कहते हैं। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके का हो, जैसे अमीबा है, इस तरीके का है, इसे चाहे तुम एक्स प्लेन में काटो, वाई प्लेन में काटो, जेड प्लेन में काटो, कैसे भी प्लेन में उसको कट कर दोगे, वो इक्वल पार्ट्स में तुम्हें नजर नहीं आएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को एसिमेट्रिकल कह देंगे, जिसमें कोई सिमेट्री ही नहीं पाई जाती है। अब एक इंसान को देख लो, मुझे देख लो, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करो जिससे बॉडी को डिवाइड किया जा सके। तो किस तरीके से बॉडी को तुम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करोगे? जब आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको राइट इज इक्वल टू लेफ्ट नजर आएगा। ठीक है, दोनों आपस में मिरर इमेज जैसे
नजर आएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जिसे वन या मोर देन वन प्लेन में अगर आप कट करते हो तो उसके इक्वल पार्ट्स आपको मिलते हैं, इक्वल एंड सिमिलर पार्ट्स आपको मिलते हैं। दोज आर सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बच्चों। और सिमेट्री दो तरह की होती है, एक होता है रेडियल, एक होता है बाइलेटरल। अभी अभी जो आपने मेरा एग्जाम्पल देखा, एक सिंगल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद दो इक्वल एंड सिमिलर हाफ्स आपको मिल रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री। और जैसे अगर आप किसी स्टारफिश को देख लो, ठीक है, तो इसे आप एक सेंटर से कितने हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, कई सारे हाफ्स में नहीं, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कई सारे पार्ट्स में, राइट, है ना। तो इसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जब अलोंग रेडियस हमें इक्वल पार्ट्स मिलते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कट करके या इमेजिनरी कट करके, तो हम उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री के बेस पर और बाइलेटरल सिमेट्री के बेस पर भी फाइलम्स को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फाइलम्स में, मतलब ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फाइलम्स में प्लेस किया गया है। तो रेडियल सिमेट्री के अंदर सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये दोनों आएंगे, ये दोनों फाइलम के नाम है। अभी मैं सारे फाइलम के नाम आप लोगों को याद करा दूंगी, डोंट वरी। और बाइलेटरल सिमेट्री के बेसिस पर अगेन हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस कर सकते हैं। नाउ वो कैटेगरी कौन सी है, बॉडी कैविटी या सीलोम। अभी जब हम एक एक करके सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें सीलोम एक अलग टॉपिक आएगा, तो उसमें मैं तुम्हें और अच्छे से क्लियरली समझा दूंगी। बस ये मान के चलो अभी फिलहाल के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं, हॉलो स्पेसेस, खोखली कैविटी जैसी एरिया पाई जाती है बॉडी के अंदर, उसी को हम बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म में वो सीलोम बिल्कुल ही खोखला होता है, कुछ सीलोम में वो मीजनकाइम से बना हुआ होता है, और कुछ सीलोम वो मीजोडर्म का पार्ट होता है। ठीक है, मीजोडर्म क्या है, मीजनकाइम क्या है, बिल्कुल हॉलो क्या है, वो सब कुछ अभी मैं क्लियरली बताऊंगी। अभी फिलहाल इतना मान के चलो कि बॉडी की कैविटी या बॉडी के अंदर जो हॉलो स्पेस है उसे हम सीलोम कहेंगे। अब उसके बेसिस पर भी तीन अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड हैं। एक है जिसमें बिल्कुल भी कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एसिलोमेट बोला जाता है, और वो बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम में। एक में फॉल्स सीलोम होते हैं जिसे सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। सूडोसिलोमेट वो होते हैं जिनमें दिखने में लगेगा कि उसमें सीलोम है, बट एक्चुअल में वो सीलोम नहीं होती है। ठीक है, एंड उसका एक बहुत ही बेहतरीन और इकलौता एग्जाम्पल है एसके हेल्मिन्थ्स, जिनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है बच्चों, जिनमें सच में एक प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है जो मीजोडर्म की लेयर से लाइंड होती है चारों तरफ से। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उसे हम एनिमल किंगडम के हायर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं कि वो हायर लेवल पर है। ठीक है, ये सारे लोअर ऑर्गेनिज्म है वो हायर लेवल है, और उनमें आ जाते हैं कुछ इतने सारे फाइलम्स। उनमें आ जाएंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये सारे फाइलम्स को हम हायर कैटेगरी में रखते हैं, बाकी सारे को हम थोड़ा लोअर कैटेगरी में रखते हैं। ये वाला चैप्टर, ये वाला जो वन शॉट है, ये आपको दो पार्ट्स में मिलेगा, अगेन मैं बता देती हूँ। और इस पार्ट में हम ऑलमोस्ट आर्थ्रोपोडा तक पढ़ लेंगे, बाकी के जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है। और अभी आपने देखा भी है कि सिलेबस में हमें कॉर्डेटा को क्लास लेवल तक पढ़ना है, फाइलम लेवल तक सिर्फ नहीं पढ़ना, क्लास लेवल तक पढ़ना है, तो वो थोड़ा ज्यादा डीप स्टडी होने वाली है। इसीलिए आई वांट कि उसके लिए भी एक पार्ट 2 आ जाए। पार्ट 2 में हम और अच्छे तरीके से उसको कवर कर पाएंगे, अदरवाइज ये एक सिंगल वन शॉट इतना ज्यादा लेंदी हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे ड्रॉप करने लगेगा। एंड आई वांट कि एक दिन में एक पार्ट आया, अगले किसी दिन में दूसरा पार्ट आया, तो आप दोनों पार्ट को इक्वल तरीके से, इक्वली
अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़ पाओगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द मेन थिंग, दैट इज पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब वैसे तो जितने भी मेंबर्स हैं एनिमेलिया के वो सारे मल्टी सेलुलर हैं, वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हर कोई में ना, हर कोई मेंबर में सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं पाई जाती। हर किसी में बच्चों, हर किसी में सेम पैटर्न ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं पाई जाती। इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ना हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। क्योंकि आप सबको पता है ना कि बॉडी ही सेल की बनी हुई है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चाहे किसी में कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, किसी भी एनिमल में कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, वो सारे एक बेसिक सेल से तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बने हुए हैं और उनमें सेल के अलावा कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन, कुछ भी नहीं पाया जाता, सिर्फ बहुत सारे मास ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो आ जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें सेल्स जो हैं दीज आर लूज एग्रीगेट्स। लूज एग्रीगेट्स यानी कि वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करेंगे। यानी कि जो लेबर का डिवीजन है ना, वो क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है। लेबर मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि कौन किस तरह के सेल्स बॉडी में किस तरह का रोल परफॉर्म करेंगे। डाइजेशन करने वाले सेल्स अलग होंगे, एपिडर्मिस में पाए जाने वाले सेल्स अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, बट सारे के सारे सेल्स ही होंगे बच्चों, टिश्यू कहीं पे भी नहीं पाया जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से इसको समझ लो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है कि सिर्फ और सिर्फ सेल का बना हुआ है वो ऑर्गेनिज्म, उसमें डिविजन ऑफ लेबर डिवाइड हो जाएगी अलग अलग तरह के सेल्स में, बट उसमें सेल से ऊपर किसी भी तरह की चीजें नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है सेलुलर लेवल का? स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस क्या होते हैं? फाइलम पोरीफेरा। स्पॉन्जेस क्या होते हैं? फाइलम पोरीफेरा। इकलौता ऐसा फाइलम है जो कि एनिमल किंगडम का पहला फाइलम भी है जिनमें सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, सेल के ही लेवल के ऑर्गेनाइज्ड बॉडी पाई जाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी बॉडी में वो सेल के लेवल का है। फिर आ जाते हैं हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। द सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। क्लास 9th का ये चैप्टर था टिश्यूज वाला, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि सेल्स ही आपस में जब सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो वो कॉम्पैक्ट होकर एक पर्टिकुलर टिश्यू बना लेते हैं। तो टिश्यू लेवल का भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन वाले जो फाइलम है वो है सीलेंट्रेट्स। वो क्या है? सीलेंट्रेट्स। ठीक है, सीलेंट्रेट्स भी है और टीनोफोर्स भी है। यहां पर मैं एंटीनोफोर्स ये भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स मोर कॉम्प्लेक्स। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स जो है इनमें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनमें जो सेल्स होंगे ना वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे और आपस में टिश्यू के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गन लेवल थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? हायर लेवल। ठीक है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टिश्यूज ग्रुप हो चुके हैं ऑर्गन्स बनाने में। जैसे हमारी बॉडी में
हार्ट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है, लिवर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से बने हुए हैं, हमारा ब्रेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना हुआ है, किडनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से बनी हुई है। और यही रीजन है कि अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू से बनने की ही वजह से इन सब ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी आपस में डिफरेंट है, किसी का भी आपस में सेम नहीं है ना, किसी का भी सेम नहीं है। नाउ इनमें टिश्यूज आर ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। हार्ट का फंक्शन सर्कुलेशन कराना होगा, ठीक है, ब्रेन का फंक्शन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कराना होगा, लंग्स का फंक्शन रेस्पिरेशन कराना होगा। उसी तरीके से हर एक अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। एग्जाम्पल है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की प्लेटीहेल्मिन्ट्स। क्या है इसमें? प्लेटीहेल्मिन्ट्स। अब हम फाइनली लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें क्या होता है ना, जो एनिमल्स हैं उनमें ऑर्गन्स आपस में एसोसिएशन बना लेते हैं एक फंक्शनल सिस्टम को फॉर्म करने में, ठीक है। क्या करते हैं? ऑर्गन्स हैव associated to form functional systems, ठीक है। organs associated to form some functional system. In annelids, arthropods, mollusks, echinoderm and chordates, organs associate to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function. बात हो रही है रेस्पिरेशन की, बात हो रही है सर्कुलेशन की, बात हो रही है डाइजेशन की, बात हो रही है एक्सक्रीशन की, बात हो रही है रिप्रोडक्शन की। किसी भी चीज, किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन की जब आप बात कर रहे हो ना, तो उसमें मानकर चलो कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मोर देन वन ऑर्गन इज इन्वॉल्व्ड, एंड व्हेन देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन ऑर्गन, then it combines to work as a single functional unit. और वो सिंगल फंक्शनल यूनिट कोई भी एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो सकता है, जैसे कि डाइजेशन ले लो। अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपका माउथ इन्वॉल्व है, आपका फूड पाइप, आपका ईसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतने सारे अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर इन सबको अलग अलग कर दिया जाए, इन सब में अगर दोस्ती टूट जाए, तो क्या एक सिंगल ऑर्गन एक सिंगल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? ना, इन सब को इकट्ठा होना ही पड़ेगा, इन सब को एक एसोसिएशन बनानी पड़ेगी एक सिंगल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो जिन ऑर्गेनिज्म में इस लेवल का जिन ऑर्गेनिजम्स में इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उनको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एनेलिडा, ये भी फाइलम है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म, कॉर्डेट्स, ये सारे फाइलम के जो एनिमल्स हैं, मेंबर्स हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम की, पैटर्न्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम की। अब देखो, जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ ऐसे टाइप्स होंगे जो अलग अलग मेंबर्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो मैम मुझे आज तक पता ही नहीं था, डाइजेस्टिव सिस्टम तो बस पता था कि डाइजेशन करता है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें ना एक और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है आउटसाइड द बॉडी। मतलब हम खाना खाते हैं, हमारे माउथ में एंटर करता है खाना, और जब वो खाना अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी के बाहर निकलेगा
तो वो दूसरे ओपनिंग से बाहर निकलेगा जिसे हम एनस कहते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा। यानी हमारे पास दो ओपनिंग्स हैं जो आउटसाइड ओपन होती है, बॉडी के बाहर ओपन होती है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, यानी कि वही पर्टिकुलर एक ओपनिंग माउथ एंड एनस दोनों की तरह वर्क करेगा, उसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी कि सॉलिटरी ओपनिंग, सॉलिटरी मीन्स अकेला, अकेला सिंगल ओपनिंग सर्व्स एज बोथ माउथ एंड रियर एंड, रियर एंड यानी दैट पोस्टीरियर एंड, दैट लास्ट एंड, ठीक है। हेंस डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें इनकम्प्लीट होती है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होती है, यही होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं जिसमें देयर आर टू डिफरेंट ओपनिंग्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक माउथ और एक रियर एंड, या फिर हम उसे एनस भी कह सकते हैं। तो जिनमें दो तरह की ओपनिंग्स देखने को मिलती है, माउथ एंड एनस दोनों, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिबिट करते हैं, और जिनमें एक ही सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिबिट करते हैं। आगे चल के मेरा मन तो था कि आप लोगों को मैं बोलूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम जो इनकम्प्लीट डाइजेशन शो करता हो, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम जो कंप्लीट डाइजेशन शो करता हो, लेकिन मैंने सोचा कि अभी आगे चलकर जब आप पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा और आप फिर वो देखकर भी बता सकते हो। बट स्टिल अगर आपका मन करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने मन से जो आपको लगता है कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है वो आप कमेंट कर सकते हो ना। आगे चलते हैं। फिर आ गया पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट तो सब में एक ही जैसा होता होगा, सर्कुलेशन तो एक ही तरीके की होती है, कहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी। इसमें भी आपको दो डिफरेंट सॉर्ट्स मिलेंगे। एक होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चा लोग, जिसमें ब्लड जो है वो पंप आउट हो जाता है हार्ट से, और जितने सेल्स और टिश्यूज बॉडी में हैं वो सीधा सीधा वॉश्ड हो जाते हैं उस ब्लड में। बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का मोटिव क्या था, मकसद क्या था, मकसद याद करो बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मकसद है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना वाया ब्लड, हार्मोन्स की सप्लाई करना वाया ब्लड, ऑक्सीजन की सप्लाई करना वाया ब्लड। तो जब हमारी बॉडी में हमारा हार्ट ब्लड की पंपिंग करता है तो ब्लड वो कौन सा पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सारे ऑर्गन, सेल्स और टिश्यूज में पहुंचती है। तो उन सारे सेल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, हार्मोन्स पहुंच रहे हैं, और जो भी चीजें जरूरी है हमारी बॉडी के लिए वो सारे सब्सटेंसेस पहुंच रहे हैं। पर जिनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें किसी तरह का ब्लड वेसल नहीं होता, उनकी बॉडी में रगें नहीं दौड़ रही होती, रगों में खून नहीं दौड़ रहा होता है। उनकी बॉडी के सारे सेल्स और टिश्यूज बस झम करके नहा रहे होते हैं उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो कि पंप हुआ है आउट ऑफ द हार्ट। यानी कि एक स्विमिंग पूल होता है उनकी बॉडी में, स्विमिंग पूल, ब्लड पूल कह सकते हैं उसे, ठीक है। उसी ब्लड पूल में ऑल द ऑर्गन्स एंड सेल्स एंड टिश्यूज विल गेट वॉश्ड एंड दे विल बिकम हेल्दी। सेल्स के हेल्दी रहने के लिए तो ये सारी चीजें हो रही है ना कि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिले, खाना प्रॉपर मिले, ताकि वो पर्टिकुलर सेल अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर सके, राइट। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन कहते हैं। आगे चल के जब हम डिफरेंट फाइलम्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब हम बात करेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब इस तरह के सर्कुलेटरी फ्रेमवर्क में ना जो ब्लड है वो फ्लो करती है एक प्रोग्रेशन ऑफ वेसल से, जिसकी साइज वेरी करती है, डायमीटर वेरी करता है। दीज इंक्लूड वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, तीनों के नाम ऑलरेडी सुन चुके हो, क्लास 10th में पढ़ रखा है।
पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का तुम लोगों ने पढ़ रखा है, जो मैंने हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझाया था तुम्हें, वीन्स क्या लेकर आते हैं, आर्टरीज क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह के ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर दो एक्सेप्शनल केसेस होती है, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी, एंड ऑल दोज वीन्स एंड आर्टरीज क्या होंगी, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगी ब्लड को वाया कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पैटर्न ऑफ फंक्शनल सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम। अब तीसरा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है बॉडी सिमेट्री। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों, किस बेसिस पर इन सारे एनिमल्स को डिफरेंट फाइला में क्लासिफाई किया गया है। बार बार मैं रिपीट कर करके बोल रही हूँ ताकि जोन आउट ना हो जाओ कि ये तीसरे नंबर पे जो बॉडी सिमेट्री है ये आई कहां से। भाई अभी हम बस ये पढ़ रहे हैं कि इस एनिमल किंगडम के अंदर जो सारे एनिमल्स हैं उन्हें 11 फाइला में किस बेसिस पर डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो तुम लोगों ने सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रखा है, दूसरे नंबर पे तुम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तीसरा आ जाता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या चीज है ये, एनिमल्स यूजुअली दो तरह की सिमेट्री शो करती है। यहां पर सिमेट्री का ऐसा कुछ वो नहीं है कि डेफिनेशन हो, प्रॉपर डेफिनेशन मन है तो मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। पहली बात, यहां पर लिखा है ना दो तरह की सिमेट्री, बाइलेटरल और रेडियल लिखा होगा, पर मैं तुम्हें थोड़ा और डीप समझा देती हूँ, थोड़ा और डीप समझा देती हूँ। उसमें एक और ऐड कर लो, एक और ऐड कर लो, ए सिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल, ठीक है। कोई भी प्लेन, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन नहीं, ये वाला प्लेन नहीं, एक्स वाई जी वाला प्लेन जो तुम लोग फिजिक्स में अभी पढ़ रहे होगे। एक्स प्लेन, वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से अगर उसकी बॉडी का सेंटर बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो एसिमेट्रिकल कहलाएगा, वो एसिमेट्रिकल कहलाएगा। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, लिखवा देती हूं मैं, चलो, any plane that passes through the center does not divide the body of animal, does not divide the body of animal into टू हाफ्स। ऐसे तरह के बॉडी को हम एसिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं और इसका प्यारा सा नोनू सा एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। अगेन मैं समझा दूं, स्पॉन्जेस हमारे एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर सारे स्पॉन्जेस ही होते हैं, इसीलिए हम कभी कभी उसका फाइलम का नाम ना लेकर सीधा स्पॉन्जेस लिख सकते हैं। और ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि स्पॉन्जेस इज इक्वल टू पोरीफेरा। कोई दूसरा फाइलम स्पॉन्जेस में हो ही नहीं सकता, या मतलब कोई दूसरा स्पॉन्ज या कोई दूसरे इस तरह का ऑर्गेनिज्म दूसरे फाइलम में हो ही नहीं सकता। फिर आते हैं हम लोग फाइनली बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में। वो ऑर्गेनिज्म इस सिमेट्री को फॉल करेंगे दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, ठीक है, इन ओनली वन प्लेन, थ्रू ओनली वन प्लेन, चाहे वो एक्स हो, वाई हो या जेड एक्सिस हो, किसी भी एक्सिस के थ्रू, सिंगल प्लेन के थ्रू अगर बॉडी डिवाइड होकर दो इक्वल हाफ्स में बट रही है, दो organisms will be known as bilaterally symmetrical organism and this kind of symmetry is known as bilateral symmetry. Example है Annelida, Arthropoda, Mollusca etc. Chordates में भी आते हैं। Chordata phylum जो लास्ट फाइलम है जिसको हम लोग बिलोंग करते हैं, Chordata हैं हम क्या है, Chordata phylum के मेंबर्स हैं। Vertebrata है हम, ठीक है, ये सब
पढ़ाऊंगी, क्लास लेवल पर जब हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा को तब पढ़ाऊंगी। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स, ये सारे फाइलम के ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। ये क्या है, बन के तितली दिल उड़ा उड़ा उड़ा, तो ये बीच से ऐसा डिवाइड कर दोगे तो ये वाला पोर्शन इज आइडेंटिकल टू ये वाला पोर्शन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, हेंस प्रूव्ड कि ये क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, और ये कौन है भाई, ये तो क्रैब सा लग रहा है, ये भी आपका सिंगल प्लेन में दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो दीज टू आर ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल। फिर हम बात करते हैं लेटरली सिमेट्रिकल के ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सो व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू कोई भी प्लेन पास हो रहा है और एनिमल को आइडेंटिकल हाफ्स या आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, will be known as what? Radially symmetrical. Those organisms falling under radial body symmetry can be divided into two identical halves through any plane passing through the central axis. ठीक है, एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी, इकाइनोडर्मेटा को वैसे अभी कंसिडर करना मत, क्योंकि अभी तुम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा था, शुरू में जो वो चार्ट दिखाया था मैंने, उसमें क्या लिखा था, सिर्फ सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के बारे में लिखा था। इसका मतलब है कि बिना किसी एक्सेप्शन के सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा फाइलम के मेंबर्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से रेडियल सिमेट्री शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके कुछ स्टेजेस में बाइलेटरल सिमेट्री भी दिखती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स बाइलेटरल सिमेट्री भी होते हैं और कुछ अगर रेडियल सिमेट्री वाले हैं भी तो उनका लार्वल स्टेज बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो जहां पर भी कोई एक्सेप्शनल केस आ जाती है ना, उस तरह की चीजों को अवॉइड करो जब आप किसी का डेफिनेशन लिख रहे हो। डेफिनेशन कि वो जो भी लिख रहे हो वो उसके बारे में डेफिनेट है, उसका कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। तो जब आप रेडियली सिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्री के बारे में डिफाइन करोगे, कभी भी इकाइनोडर्म मेंशन मत करना। यहां मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि इनमें भी देखा जाता है। ओके, चलो नाउ फिर आ जाते हैं एसिमेट्रिकल। अच्छा यहां पर था, ओके फाइन। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ थ्रू अ मीडियन प्लेन, एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्जेस। तो लेट्स स्किप दिस। फिर हम बात करेंगे चौथा टाइप। चौथा टाइप वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। भाई साहब ब्लास्टिक, ओ माय गॉड, इतना बड़ा सा टर्म, इतना हैवी सा टर्म, क्या है मैम इसका मतलब? तो देखो मैं समझा रही हूं, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं ना, जब वो जाइगोट से एम्ब्रियो बने थे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आए थे, तो उनकी कुछ लेयर्स बनी थी उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कुछ लेयर्स बनी थी। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं एम्ब्रियो में जो हर तरह के बॉडी पार्ट को जन्म देते हैं। उन तरह के सेल्स भी डिवाइड हो जाते हैं दो या तीन लेयर्स में, दो या तीन लेयर्स में, जिनमें सिर्फ दो तरह के लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और उन्हीं लेयर्स में से बॉडी के सारे ऑर्गन्स, बॉडी के सारे पार्ट्स का जन्म होगा, सारे पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। वो एनिमल जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्माइनल लेयर्स बनी थी और उन तीनों में से बॉडी के हर पार्ट, हर ऑर्गन का जन्म हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एनिमल को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। So all animals develop their tissues, organs, organ system from the cells that form the embryonic layers. Embryonic layers. Embryo का मतलब तो तुम लोगों को पता है ना, एम्ब्रियो का मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एम्ब्रियो जो जाइगोट के बाद की स्टेज होती है, जिसमें से फिर वो पर्टिकुलर एनिमल पूरी तरह से डेवलप होने वाला है। अब based on number of embryonic layers, animals are classified into two, diploblastic और diploblastic animals. Now, diploblastic animal हम उसे कहेंगे जिनमें जो सेल्स थी एम्ब्रियोनिक स्टेज की, वो दो तरह की
लेयर्स बनाती हैं। एक आउटर लेयर जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं और एक इनर लेयर जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं। डर्म का मतलब होता है लेयर बच्चों, लेयर। डर्म, डर्मेटोलॉजी, डर्मैट्स, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू लेयर या स्किन, ठीक है। स्किन, अभी यहाँ पे स्किन से मत जोड़ो इस चीज को, लेयर से जोड़ो, लेयर से जोड़ो। डर्म का मतलब, डर्म का एक्चुअल मीनिंग होता है लेयर्स। एक्टो यानी आउटर, एंडो यानी इनर। तो एक्टोडर्म यानी आउटर लेयर, एंडोडर्म यानी इनर लेयर, और उन्हीं आउटर और इनर लेयर से बॉडी के सारे पार्ट बनते हैं। स्किन बनेगा, बोन्स बनेंगे, मसल्स बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे, सेल्स डिफरेंट टाइप के बनेंगे, ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप के बनेंगे। ये सब अलग अलग चीजें बना रही होती हैं। सो इसका एग्जाम्पल हो जाता है फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक है। एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है बच्चों डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। अनडिफरेंशिएटेड लेयर यानी कि जिसे डिफरेंशिएट ना किया जा सके, जिसे पहचाना ना जा सके कि भाई ये एक्टोडर्म में आएगा या एंडोडर्म में आएगा, या दोनों में से किसी में नहीं आएगा या दोनों में आएगा, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो वो अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं, और वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाता है बच्चों। मीजोग्लिया जेल लाइक सब्सटेंस होती हैं, जेल लाइक सब्सटेंस होती हैं, नोन एज मीजोग्लिया। फिर हम बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में। अब इनमें जो सेल्स है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल्स, यहां पर जो सेल्स लिखा हुआ है, सेल इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब वो एक एम्ब्रियो था, छोटा सा भ्रूण था, अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, वो सेल्स 3 लेयर्स में डिवाइड हो गए। एम्ब्रियो के जब सेल्स 3 लेयर्स में डिवाइड हो गए, आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोला गया, इनर लेयर को एंडोडर्म बोला गया, और एक मिडिल लेयर भी आ गई बच्चों जिसे मीजोडर्म बोला गया। तो ऐसे एनिमल को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल, वो एनिमल्स जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से लास्ट कॉर्डेटा तक बिलोंग करेंगे, वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कंटेन करते हैं, ठीक है। आर वी गाइज गुड? आर वी गाइज क्लियर टिल हियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो भाई आगे चले ना। 5वां जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, वो है सीलोम। वो क्या है? सीलोम, ठीक है। सीलोम क्या है? एक की फीचर है क्लासिफिकेशन करने के लिए। मतलब सीलोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है जब हम एनिमल के क्लासिफिकेशन करने की बात करते हैं। सीलोम बेसिकली एक कैविटी है। कैविटी, हॉलो स्पेस कह सकते हैं उसे, हॉलो स्पेस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल क्या है, गट वॉल क्या है? मैम कुछ नहीं आ रहा, चलो चलो समझते हैं इस चीज को। ये कोई इंसान है जो थोड़ा कम इंसान जैसा लग रहा है, पर ठीक है। इसकी बॉडी है, बाहर की बॉडी, ऐसा लग रहा है ना कि जब मर्डर नहीं हो जाता किसी का, तो उसके ऊपर जब आउटलाइन खींचते हैं वो फॉरेंसिक वाले और क्राइम ब्रांच वाले, वो लग रहा है। पर चलो ठीक है, ये उसका आउटर लेयर हो गया, ठीक है, वो उसका आउटर लेयर हो गया। इनर लेयर इस तरीके की होगी, इनर लेयर इसकी इतनी होगी। इतना तो कम से कम डेंस होगा ना बॉडी इसका, कि नहीं होगा? होगा भाई, बिल्कुल होगा भाई। इसके छोड़ो, क्या बोलूं, बच्चे मीम्स बनाने लग जाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं बनता। ठीक है, ये उसकी इनर लेयर हो गई, बॉडी की इनर लेयर हो गई। कौन सी?
बॉडी की ये इनर लेयर हो गई। अरे यार तो पता ही नहीं चल रहा है, ये बॉडी की इनर लेयर हो गई है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी वॉल कहते हैं। इसी को हम बॉडी वॉल कहते हैं। तो लिख भी देती हूं मैं, बॉडी अरे वॉल। अब बच्चों हमारा जो गट होता है, गट यानी कि जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, व्हाट इज गट, इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स, इसे गट बोला जाता है। तो वो हमारे बॉडी में ऐसे करके प्रेजेंट होगा, इतना तो प्रेजेंट होगा ना, इसी के अंदर सारे के सारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, वो लाई करेंगे इतने में ही। पैरों में तो नहीं होती ना, किसी के होती है पैरों में इंटरनल ये ऑर्गन्स, सॉफ्ट ऑर्गन्स। पैरों में किसके किसके सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं बताओ, किसके किसके घुटनों में दिमाग है। दिमाग वैसे भी चलो छोड़ो, जाने दो, क्या ही बोला जाए। बेसिकली इतने ही रीजन में बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स या गट होते हैं। अब गट के अलावा, गट ये हो गया गट है ना, मैंने गट गट पिया, ठीक है, ये हो गया गट। बच्चों गट और बॉडी वॉल के बीच में जो गट और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। उसे हम सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। ये वाला जैसा स्पेस है, ये गायब कहाँ हो रहा है भाई, कुछ लिखो तो एकदम से गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो बॉडी वॉल जो ब्लू कलर का है, पिंक कलर का जो गट है, उसके बीच में जो स्पेस खाली हो रही है उसी को हम बॉडी कैविटी कह रहे हैं, उसी को हम बॉडी कैविटी कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और यही है सीलोम, यही है सीलोम। कोई बच्चा ये पीडीएफ देखेगा तो पढ़ते पढ़ते सारे स्लाइड्स पलटते पलटते देखे, अरे ये किसकी लाश पड़ी हुई है। चलो ठीक है, ठीक है। बॉडी वॉल और गट वॉल के, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो स्पेस होता है, जो हॉलो स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, उसी को हम सीलोम कहते हैं। और वो चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होती है, वो चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ सीलोम, एनिमल्स क्लासिफाइड हो गए हैं 3 मेजर कैटेगरीज में। कौन कौन से, अरे कौन कौन से, सबसे पहला सीलोमेट कैटेगरी, सीलोम जिनमें प्रेजेंट होता है वो सीलोमेट कहलाते हैं। और इस फाइलम को बिलोंग करने वाले जो एनिमल्स हैं वो सारे फाइलम्स मतलब है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ कि सीलोमेट्स में मेसोडर्म से चारों तरफ सीलोम लाइंड होता है। सीलोम चारों तरफ से मेसोडर्म की लेयर से जब लाइंड होती है तो वो ट्रू सीलोमेट कहलाते हैं। ठीक है, स्यूडोसीलोमेट जिनकी बॉडी कैविटी चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, उसके जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड पाउच प्रेजेंट होती हैं, उसके जगह पर स्कैटर्ड पाउच प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसो को हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, ऐसो को हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। और उसका एग्जाम्पल है एस्कीहेलमिन्स, एस्कीहेलमिन्स भी एक फाइलम का नाम है। एंड ये एक लौता फाइलम है जिनमें स्यूडोसिलोम पाया जाता है, जिनमें स्यूडोसिलोम पाया जाता है, ना वो ट्रू सिलोमेट है और ना वो एसिलोमेट है। इनमें सिलोम पाउच के फॉर्म में देखा जाएगा, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये हो गया स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम। ठीक है,
वो चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड ही नहीं थी, चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड ही नहीं थी। यहाँ पर मेसोडर्म है, यहाँ पर हॉलो है ना। एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, और ये डाइजेस्टिव कैविटी जो इसको हम गट कहते हैं, सॉफ्ट इंटरनल टिश्यूज वाला जो सिस्टम है पूरा, ठीक है। फिर आ जाता है सॉरी एक सेकेंड, अच्छा मेसोडर्म ही सिर्फ और सिर्फ पाई जा रही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्म पाई जा रही है, इसमें सीलोम है ही नहीं, इसमें सीलोम है ही नहीं, कहीं पे भी आपको सीलोम नहीं नजर आएगा, कहीं पे भी आपको सीलोम नहीं नजर आएगा, तीनों सिर्फ जर्माइनल लेयर्स हैं। इनमें सीलोम नजर आ रहा है बट चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, और इसमें प्रॉपर मेसोडर्म से लाइन की गई हुई क्या है, सीलोम है, मेसोडर्म से चारों तरफ लाइन की गई सीलोम है, ठीक है। दिस इज एंडोडर्म, दिस इज मेसोडर्म एंड दिस इज एक्टोडर्म, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो दिस इज सीलोम, ठीक है, दिस इज सीलोम। चलो फिर एसिलोमेट, जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है वो एसिलोमेट कहलाते हैं। एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, दोज आर नोन एज एसिलोमेट। एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स। नाउ सिक्स्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सेगमेंटेशन। क्या है, सेगमेंटेशन, ठीक है। कुछ एनिमल्स की बॉडी ऐसी होती है जो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से डिवाइड होती है कुछ सेगमेंट्स में, जिसका एक सीरियल रिपीटिशन होता है ऑर्गन्स का, ठीक है। बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड है इनटू सेगमेंट विथ अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स हर एक सेगमेंट में पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गन्स इनमें हर एक सेगमेंट में पाए जाते हैं। ऐसों को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाला एनिमल कहेंगे, ऐसों को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाला ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और इस फेनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप देख रहे हो, ये अर्थवॉर्म, आपको क्या इसमें सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, क्या आपको इनमें सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, ऐसे करके ढेर सारे सेगमेंट्स है ना, हर एक सेगमेंट के अंदर रिपीटेशन है ऑर्गन्स की, मतलब एक सेगमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स पाए जाएंगे, दूसरे में भी वो सारे ऑर्गन्स पाए जाएंगे, बार बार रिपीट होता जाएगा, और इस तरह के पैटर्न ऑफ सिमेट्री को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। दिस इज अ पैटर्न ऑफ सेगमेंटेशन, सॉरी नॉट सिमेट्री, इट्स सेगमेंटेशन। नाउ अब बात करते हैं हम लोग सेवेंथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, इन दैट इज नोटोकॉर्ड। बच्चों इसका मैं जितना इंपॉर्टेंस बता पाऊं उतना कम होगा, जितना इंपॉर्टेंस मैं इस वाले पार्ट का बता पाऊं उतना कम होगा। नोटोकॉर्ड इज सो मच इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ना कुछ ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं मेसोडर्म से डिराइव किए गए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेसोडर्म से डिराइव किए गए रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो उनके डॉर्सल साइड में पाया जाता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो बताई ही नहीं मैंने, डॉर्सल साइड क्या है, वेंट्रल साइड क्या है, एंटीरियर साइड क्या है, पोस्टीरियर साइड क्या है, लेटरल साइड क्या है। चल अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम ऐसा एग्जाम्पल लो जो कि जमीन पे लेटे रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, या फिर वैसा ही चारों पैरों पर चलने वाला हो या रेंगने वाला हो, ऐसा वाला ऑर्गेनिज्म हो। मान लो ये चूहा, मान लो ये क्या है, चूहा है। वैसे तो ये कंप्यूटर का चूहा है, माउस, लेकिन अगर हम इसको रियल वाला चूहा मान ले तो हम इसकी बॉडी को अलग अलग साइड्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जो साइड या जो पोर्शन आसमान को, इस एनवायरनमेंट को, इस पूरी दुनिया को नजर आता है, उसको फेस करने वाला, आसमान को फेस करने वाला जो साइड होता है, यानी ये वाला साइड,
इसको हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं। इसको हम चूहा बना ही लिया जाए क्या? ये तो मेरे घर का चूहा लग रहा है, बहुत ही गंदा खतरनाक सा। इसके पता है कैसे दांत थे? ऐसे करके, इतने इतने नोकीले से दांत थे। चलो, तो ये हो गया चूहा, ठीक है। ऐसा ही है मेरे घर पे, तो मैं रोज देखती हूँ तो वैसा बना दिया मैंने। अब जो पोर्शन, जो सरफेस आसमान की तरफ फेस करता हो उसे हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस। और ये सिर्फ चूहे के बारे में नहीं है बेटा, ये हर एक एनिमल के बारे में, हर एक एनिमल, इवन प्लांट के बारे में भी है। पत्ता, डाइकॉट्स में जो पत्तों की अरेंजमेंट होती है ना, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। तो एक साइड जो है बिल्कुल आसमान को फेस कर रहा होता है और एक जमीन को फेस कर रहा होता है। आसमान को फेस करने वाले सरफेस को हम डॉर्सल सरफेस ऑफ लीफ कहते हैं, जमीन को फेस करने वाले सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ कहते हैं। तो उसी तरह से देखो, जो भी सरफेस बॉडी का आसमान की तरफ बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स फेस कर रहा है उसे हम डॉर्सल सरफेस कहेंगे। जो सरफेस बॉडी का जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन को टच कर रहा है और जमीन को टच नहीं भी कर रहा है, तो वो डॉर्सल के ऑपोजिट है। वो डॉर्सल के ऑपोजिट है। अब जैसे इंसान है, हम जब चल रहे हैं तो हमारा जो सरफेस जमीन को टच कर रहा है वो तो हमारे पांव के तलवे हैं, लेकिन वो नहीं कहलाएगा वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल के ऑपोजिट वाला कहलाएगा वेंट्रल सरफेस। यानी अगर मैं 4 पैरों पर चलने लग जाऊं तो मेरी जो ये पीठ वाला, बैक वाला साइड है, दैट विल बी नोन एज डॉर्सल सरफेस। और जस्ट इसके ऑपोजिट वाला जो सरफेस है, यानी मेरा फ्रंट साइड जो है, वो हो जाएगा वेंट्रल सरफेस। ठीक है, तो यहां पे जमीन को फेस करने वाला मत सोचो, ये मान के चलो कि डॉर्सल के जस्ट ऑपोजिट का जो सरफेस होता है वो वेंट्रल सरफेस होता है। सो दिस इज नोन एज वेंट्रल सरफेस या वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ठीक, अब देखो कुछ एनिमल्स जिनका हेड रीजन है, जिनका माउथ रीजन है, जिनका आगे वाला पोर्शन है, जैसे मेरा हेड रीजन है, मेरा माउथ रीजन है, ये सब है। तो यहां पर इतना दूर जो होगा ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसे हम एंटीरियर साइड कहेंगे, एंटीरियर, आगे का पोर्शन। और जिस भी एनिमल का पीछे का, बैक साइड का पोर्शन होगा, एनस जहां प्रेजेंट होती है, जहां टेल प्रेजेंट होता है, जहां हिप्स प्रेजेंट होते हैं, उस वाले रीजन को, जहां पैर, इंसानों में जहां पैर प्रेजेंट हैं, उस वाले साइड को हम पोस्टीरियर रीजन या पोस्टीरियर सरफेस है अगर तो वो पोस्टीरियर सरफेस कहलाएगा, वो रीजन है तो पोस्टीरियर रीजन कहलाएगा, साइड है तो पोस्टीरियर साइड कहलाएगा। मतलब मैं तुम्हें बात बता रही हूं, ठीक है? क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ना, साइड वाला पोर्शन, ये वाला, ये आपको दिख तो नहीं रहा है, पर अगर मैं अपनी बॉडी के एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाऊं तो ये मेरा एंटीरियर रीजन हो गया, मेरे पांव वाला रीजन पोस्टीरियर हो गया, ये हो गया मेरा डॉर्सल सरफेस, ये हो गया मेरा वेंट्रल सरफेस, ये पूरा, और मेरे जो दोनों हाथ है साइड साइड से, ये वाला रीजन हो गया, इतना रीजन, ये हो गया लेटरल साइड। ये क्या हो गया? लेटरल साइड। ठीक है, अब क्लियर है बच्चों? एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, सरफेस, लेटरल, ये बेसिक होता है, इतना तो सारे बच्चों को समझना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए इसके बारे में। चलो ठीक है, तो जहां पर जिस भी एनिमल की बॉडी के एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीजोडर्म से बनी हुई रॉड जैसी स्ट्रक्चर डॉर्सल साइड में प्रेजेंट हो, उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है जो चारों तरफ से वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी से
कवर्ड है, वो कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में या डोर्सल साइड में, बताओ जल्दी से। वो हमारे डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे छू के पता लग रहा है ना कि रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे छू के नहीं पता लग रहा है ना, तो यहाँ तुम्हारे डोर्सल सरफेस में, डोर्सल साइड में तुम्हारी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। डन। नाउ animal kingdom has been broadly classified into two based on the presence and absence of notochord. तो जो एनिमल किंगडम के एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, क्या हो गया, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता उन्हें हम नॉन कॉर्डेटा कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड होता है उन्हें हम कॉर्डेटा कहते हैं। यानी लास्ट फाइलम को छोड़कर, एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा, और उसे छोड़कर बाकी जितने भी फाइलम के मेंबर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा फाइलम का जो मेंबर है वही कॉर्डेट्स कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। कॉर्डेटा पोजेस करता है नोटोकॉर्ड, और यही वजह है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस ही एक रीजन है कि कॉर्डेटा का नाम कॉर्डेटा है। नोटोकॉर्ड, कॉर्ड वर्ड को कॉर्डेटा से रिलेट करो। कॉर्डेटा, कॉर्ड जिसमें पाई जा रही है वैसे एनिमल्स कॉर्डेटा होंगे, ठीक है। Notochord possess chordate possess notochord while non-chordate lack it. Animals belonging to phylum Porifera to phylum Echinodermata are non-chordates. क्यों यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा ही सिर्फ लिखा हुआ है? क्योंकि हेमीकॉर्डेटा भी एक फाइलम है, पहले वो कॉर्डेटा में ही था, अब उसको एक बिल्कुल सेपरेट फाइलम दे दिया गया, क्योंकि उसके कॉर्डेट वाली कैरेक्टरिस्टिक को छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट से बिल्कुल अलग है। मतलब नोटोकॉर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक को छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेटा से बहुत ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज द रीजन कि उनको हेमीकॉर्डेटा बोला गया। हेमीकॉर्डेटा यानी आधे ही फीचर्स कॉर्डेटा से रिलेटेड है, आधे बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ही प्रिमिटिव से फीचर्स हैं जो कॉर्डेटा में कभी नहीं पाए जा सकते। ठीक है, चलो भाई, तो यहां तक मुझे लगता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन we have now completed. अब कुछ एक जनरल बातें देख लेते हैं। R.H. Whittaker organized organisms into 5 kingdoms. He classified organisms based on सेल का स्ट्रक्चर, पढ़ चुके हो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी की डिजाइन कैसी होती है, यानी वो इंक्लूड करता है सिमेट्री, सेगमेंटेशन, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एवरीथिंग। 5 किंगडम जो प्रपोज किया था वाइटेकर ने आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया कंस्टिट्यूट करते हैं सारे के सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं पूरी दुनिया में वो सब। अमंग द 5 किंगडम्स द लार्जेस्ट किंगडम इज एनिमल किंगडम। सारे चारों पांचों किंगडम में जो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट किंगडम है वो क्या है? एनिमल किंगडम ही है। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई किया गया है 11 डिफरेंट फाइला में बेस्ड ऑन बॉडी का डिजाइन और डिफरेंशिएशन, किस तरीके से वो आपस में डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड यानी कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। द डिफरेंट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम आर एज फॉलोज। नाउ प्रॉपर हम एनिमल किंगडम अब जाकर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द टाइम नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल किंगडम। तो मैम अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे जो आपको सारे फाइलम के बारे में पढ़ना है। अब देखो, अब अगर मैं तुम्हें फटाफट से पोरीफेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं कि ये एसिलोमेट होते हैं, इनकी ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस टाइम पर कुछ नहीं समझ में आएगा कि मैम क्या बोल रही है, एसिलोमेट, एसिमेट्रिकल, क्या है ये, है ना, सेलुलर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये। तो वो सारी चीजें हर एक फाइलम में रिपीट करके ना समझानी पड़े, इसीलिए इंपॉर्टेंट सारे के सारे टर्म्स एक ही साथ पढ़ा दिए, ताकि अब जब हम इसके सेलाइन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उन टर्म्स के साथ, तो आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में फटाफट से घुसा लेना, अच्छा मैम ये टर्म बोल रहे, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये करके। ठीक है, अगर आपको
1 घंटा हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया है हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हुए। अगर आपको चाहिए तो आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। एंड आई होप कि अभी तक आपने अपने खुद के नोट्स भी बना लिए होंगे बेस्ड ऑन जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, जो भी मैंने तुम्हें समझाया है। यहाँ का पीडीएफ तो तुम्हें मिल ही जाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। कभी कभी बच्चा अपने मन से अपनी लैंग्वेज में चीजें समझकर लिखने की कोशिश करता है, और वो नोट्स सबसे ज्यादा कारगर होते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हो अच्छे बच्चों की तरह, तो फटाफट से 5 मिनट का ब्रेक लेकर पहले सारे के सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से पढ़ लो, सारे टर्म्स अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि अब जब हम हर एक फाइला को सिंगल वे में जब डील करने वाले हैं, ठीक है, स्पेशली डील करने वाले हैं, तो फिर हमें बहुत सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। नाउ पोरीफेरा का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म जिसमें होल्स होते हैं, जिनमें होल्स या पोर्स होते हैं, ठीक है। पोरीफेरा, पोरीफेरा वर्ड ही पोर्स से लिया गया है। पोर्स क्या है? छोटे 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 होल्स हैं। दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। क्या आपको एक स्पॉन्ज जैसा नहीं दिख रहा है? ये यूजुअली क्या होता है? मराइन, मोस्टली मराइन होते हैं। मराइन यानी कि फाउंड इन सी वाटर, ओशन वाटर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मराइन। तो आपको लग नहीं रहा कि समुद्र के बीच में कहीं पे छोटा सा फोम का टुकड़ा, स्पॉन्ज का टुकड़ा रख दिया गया हो? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, बहुत ही छोटू से, नाजुक से, क्योंकि सेल्स के ही बने हुए हैं, कोई हार्ड सब्सटेंस उनके बॉडी में नहीं पाई जा रही है। फीचर्स क्या क्या है स्पॉन्जेस के? लेट अस सी ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं शेप में। अब आपको एसिमेट्रिकल का मतलब बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव यानी कि दे आर दी एंशियंट एनिमल्स, दे आर एंशियंट एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आहा, गॉचा, आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट बच्चों? क्या पढ़ाया है मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यू गेट इट एवरीथिंग कि क्यों ये सेलुलर है, क्योंकि सेल्स के बने हुए। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर है बट बहुत सारे सेल्स हैं, इसीलिए मल्टी सेलुलर होंगे। विद अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडीज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बॉडी में एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाएगा, और इनकी बॉडी के सेंट्रल कैविटी होंगी, एक सेंट्रल कैविटी जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये सीलोम नहीं है बॉडी कैविटी, ये सीलोम नहीं है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। ये बस एक बॉडी की कैविटी है। पूरी बॉडी में सेल 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 सारे सेल्स ही बने हुए हैं। अंदर में खोखलापन है, हॉलो है, अंदर में एकदम सेंटर मोस्ट रीजन इसकी हॉलो है। तो ये स्पॉन्जोसील कहलाएगा। दैट हेल्प्स विद फूड गैदरिंग, सारा खाना उसी हॉलो स्पेस में जाके इकट्ठा हो रहा है, वहीं पे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है, और वहीं पर वेस्ट का रिमूवल भी हो रहा है। यानी वही सारे सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसकी बॉडी में जो प्रेजेंट है, वो ये इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे चारों तरफ से बॉडी के। अब जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक स्पॉन्ज बनाकर दिखाती हूँ, यहां पर देखते हैं। बच्चों ये एक स्पॉन्ज है मान लेते हैं, ठीक है, और ये बना किस चीज से है? सिर्फ और सिर्फ सेल से बना हुआ है, ठीक है। अब अगर ये सिर्फ सेल से बना हुआ है, छोटे 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 सेल्स आपको हर जगह दिखेंगे, इसके बॉडी के चारों तरफ, इसके बॉडी के चारों तरफ आपको छोटे छोटे सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये छोटे सेल्स या पोर्स, इनको बोला जाता है ऑस्टिया, इनको बोला जाता है ऑस्टिया, ठीक है, इन्हें बोला जाता है ऑस्टिया। इनकी बॉडी में एक बड़ा सा होल होता है,
ऐसे करके बॉडी में किसी भी जगह पर एक बड़ा सा होल होता है जहां से वाटर इनसाइड एंटर करते हैं, अंदर की तरफ एंटर करते हैं बच्चों, और इसी होल को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। इसी को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। मैं ये इसलिए पढ़ा रही हूँ, ये वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, बट स्टिल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑस्टिया ऑस्क्यूलम जैसे टर्म से आप जब भी वाकिफ होगे, सामने आपको ये टर्म्स दिखेंगे, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज या पोरीफेरा के बारे में बात हो रही है, उसके अलावा और कहीं पे भी बात इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। ऑस्टिया के थ्रू यानी छोटे छोटे पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करता है, वाटर एंटर करता है ऑस्टिया या छोटे छोटे जो पोर्स हैं उसके थ्रू, और सारा वाटर एग्जिट कर जाता है बाहर की तरफ थ्रू ऑस्क्यूलम, थ्रू ऑस्क्यूलम। यही है इसका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर कनाल सिस्टम हम इसे कहते हैं। ठीक है, वाटर कनाल सिस्टम हम इसे कहते हैं। कनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नीट वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा इसे डिस्क्राइब करके बताने की जरूरत है नहीं, बस आप वाटर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ही समझो कि इनमें पाया जाता है। डन है। एंड अगर आपको डिटेल में चाहिए ये सारी चीजें, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा दैट यू वांट these topics to get cleared separately। तो मैं ना 15-20 मिनट का ये टॉपिक प्रिपेयर करके अपलोड करा दूंगी, ताकि जिन बच्चों को जरूरत है ये जानने की वो बस जान ले, और जो बाकी जो पूरा सिलेबस है ना उसमें ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती आपके सीबीएसई के लिए। ठीक है, चलो। वाटर एंटर करता है स्मॉल पोर से, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, द बॉडी वॉल, और एग्जिट करता है ऑस्क्यूलम से। ऑस्क्यूलम इज अ लार्ज होल। कोआनोसाइट्स या कॉलर सेल्स लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को और कनाल्स को। बॉडी के अंदर जो स्पॉन्जोसील है, जो हॉलो कैविटी, उसे चारों तरफ से लाइन करने वाले जो सेल्स होंगे उन्हें कॉलर सेल या कोआनोसाइट बोला जाएगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड पोर्स के नाम पता चल गए। इनमें बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर पाया जाता है, जो कहाँ लोकेटेड है, मीजेनकाइम में लोकेटेड है। ठीक है, मीजेनकाइम में लोकेटेड है। स्केलेटन इनमें इंटरनल है और कैलकेरियस होती है। स्पिक्यूल्स कैसी होती है, कैलकेरियस, कैलकेरियस यानी कैल्शियम की बनी हुई। स्पॉन्जेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल। प्रोड्यूस करते हैं बोथ एग्स और स्पर्म। रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, जैसे ह्यूमंस की बॉडी में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, बाहर तो हो नहीं रही पानियों में। ब्रायोफाइट हो गया, या प्लांट के कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके गैमीट्स पानी में आपस में कांटेक्ट में आते हैं, फिर वहां पे फ्यूज करते हैं और तब जाके फर्टिलाइजेशन हो पाता है। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है ना। तो लेकिन यहाँ पर इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो रही है। दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद लार्वल स्टेज। अच्छा, जो भी ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करने से पहले बहुत सारे लार्वा के थ्रू उसका बच्चा डेवलप करे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऐसे डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। मतलब जब इनका एग होगा, इनका जाइगोट होगा, लार्वल अलग अलग लार्वल स्टेजेस होंगे, उसको देखने में और उसका अडल्ट स्टेज देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आएगा। ठीक है, चल एग्जाम्पल्स हैं इसके। साइकॉन, जिसे स्काइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया, इसको बेदिंग स्पॉन्ज भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम दिया होगा, रियलिटी में इस तरह से दिखते हैं वो। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये सब ऑस्क्यूलम है, और इसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होंगे, ऑस्टिया। ठीक है, ये हो गया स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये हो गया बेदिंग स्पॉन्ज। हर तरह के स्पॉन्जेस में आपको एक बड़ा होल जरूर नजर आएगा अगर आप अच्छे तरीके से उसे देखोगे तो, एंड दैट इज ऑस्क्यूलम।
ओके, इन सब की बॉडी अंदर से कहीं ना कहीं खोखली होगी, दैट इज स्पॉन्जोसील। चलो अब हम बात करते हैं सीलेंट्रेटा के बारे में। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा जो वर्ड है ना, इसको हम निडेरियन भी बोल सकते हैं। सीलेंट्रेटा वर्ड किलोस से आया है, यानी इसका मतलब होता है हॉलो बेलिड, हॉलो बेलिड। ठीक है, इसका दूसरा नाम निडेरिया भी है, इसका दूसरा नाम निडेरिया भी है। और निडेरिया का जो नाम है ना, ये नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट से डिराइव किया गया है। सी साइलेंट है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, जो कि स्टिंजिंग सेल्स होती हैं। स्टिंजिंग यानी बिल्कुल चुभने वाला सेल, जो वो यूज करते हैं अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। ठीक है, देयर फीचर्स, निडेरियंस कैसे होंगे? aquatic, पानी में रहेंगे, मोस्टली फाउंड इन मराइन एनवायरमेंट, क्लियर है। रेडियली सिमेट्रिकल, क्लियर है। जो सेसाइल हो सकते हैं, सेसाइल का मतलब होता है कि एक जमीन पर अटैच होने वाले, सबस्ट्रेटम में अटैच रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको सेसाइल कहते हैं। या फ्री स्विमिंग, मतलब वो सेसाइल भी देखने को मिलेंगे जो एक ही जगह पर अटैच रहेंगे, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ भी क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, सेसाइल। या फिर वो फ्री स्विमिंग होंगे, वो घूमते रहेंगे, स्विम करते रहेंगे। निडेरिया कम्स फ्रॉम स्टिंजिंग सेल्स या नीडोब्लास्ट दैट कंटेन नेमाटोसाइट्स। ये इसका एक्सक्लूसिव फीचर है। हर एक फाइलम के एक्सक्लूसिव फीचर्स होते हैं। जैसे पोरीफेरा का एक्सक्लूसिव फीचर है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसील, ये सारे टर्म्स आपको सिर्फ पोरीफेरा में पढ़ने को मिलेंगे। सीलेंट्रेटा के एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट्स, ठीक है, नेमाटोसाइट्स, स्टिंजिंग सेल्स, ये सारे इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं। ये सब टर्म्स आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइलम में ही पढ़ोगे और दूसरे में नहीं आएगा ये सब। दीज आर यूज फॉर डिफेंस, एंकरेज और कैप्चरिंग प्रे। ऐसा डंक मारने जैसी जो सेल्स होती है, जैसे बहुत चुभा, किसी ने ऐसा बाइट कर दिया, मतलब स्टिंजिंग सेल्स उसमें अगर आपके स्किन में लग गए, बहुत उधर स्टिंजिंग इफेक्ट दे रहा है, बहुत मतलब चुभने वाला फील हो रहा है। ठीक है, फिर निडेरियन में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑलरेडी आपको पता है कि वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 2 जर्माइनल लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सेंट्रली लोकेटेड होंगी, जिसकी सिंगल ओपनिंग पाई जाएगी। माउथ होगा हाइपोस्टोम में, माउथ होगा हाइपोस्टोम में। हाइपोस्टोम क्या है बच्चों? हाइपोस्टोम एक ओपनिंग है, ठीक है, माउथ जैसी ओपनिंग होती है जिसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। क्लियर है? माउथ दोनों पर्पसेस को सर्व करती है, एनस एंड फूड कैप्चरिंग बोथ। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगी, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, जो कि सीलेंट्रॉन में होता है। सीलेंट्रॉन यहां लिखा है या नहीं लिखा, मैं बताती हूं। सीलेंट्रॉन मतलब सीलोम जैसी कैविटी, इसकी बॉडी कैविटी को सीलेंट्रॉन कहेंगे, सीलोम नहीं कहेंगे, सीलेंट्रॉन कहेंगे। ठीक है ना। कुछ निडेरियंस जैसे कि कोरल्स, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्केलेटन होता है। कोई ना कोई स्केलेटन तो होगा ही ना, ताकि वो एनिमल कहला सके। एनिमल कहलाने के लिए उनमें, अच्छा, सीलेंट्रॉन को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी हम बोलते हैं, ये दूसरा नाम है। और जो जो टर्म्स में एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ ये सब इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, तो इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, क्यों इसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कह रहे हैं? क्योंकि यहीं पर डाइजेशन भी हो रहा है, यहीं पर सारी चीजें हो रही है, इसके बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, निडेरियंस 2 मेन बॉडी फॉर्म्स एग्जिबिट करती है, पॉलिप और एक मेडुसा। बॉडी फॉर्म्स मतलब बिल्कुल ही इनका बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है।
पॉलिप का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मेडुसा का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। पॉलिप सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर जैसे, और सेसाइल होती है, वो अटैच्ड होंगी, जबकि मेडुसा अम्ब्रेला जैसी शेप की होती है और वो फ्री स्विमिंग होती है। और ये क्या करता है, ऑल्टरनेट करता है बिटवीन दीज टू फॉर्म, मतलब एक प्रोसेस में जिसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मान लो पॉलिप है, पॉलिप में रिप्रोडक्शन हुआ, मेडुसा बन गया। अब मेडुसा अम्ब्रेला शेप है, फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन हो गई, जनरेशन 1 हो गई। नाउ जब मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर वो पॉलिप बना लेगा। अब वो पॉलिप वाला जो है देखने में वो बिल्कुल डिफरेंट है, सिलेंड्रिकल है, सेसाइल है, एंड वो जनरेशन 2 हो गई। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर ऑल्टरनेट जनरेशन में आपको एक मेडुसा और एक पॉलिप देखने को मिलेगा। और इसी फेनोमेना को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। बच्चों, मेटाजेनेसिस फेनोमेना इज फाउंड इन सीलेंट्रेटा। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पॉलिप प्रोड्यूस करती है मेडुसा को एसेक्सुअली और मेडुसा फॉर्म करती है पॉलिप को सेक्सुअली, अभी जैसा मैंने तुम्हें बताया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फाइसेलिया, जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है। अच्छा, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, सी एनिमोन, सी पेन, सी फैन, ब्रेन कोरल, ये सब इसके कॉमन नेम्स हैं, जिस नाम से वो ज्यादातर जाने जाते हैं। और उसका जो रियल नेम है, जैसे अडाम्सिया, पेनाट्यूला, गोर्गोनिया, मियांड्रिना, ये सब इसके रियल नेम्स हैं, इनके बायोलॉजिकल नेम्स। तो कभी कभी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, एक तरफ कॉमन नेम, एक तरफ रियल नेम, और उसको मैच करने को पूछता है। तो यहां से ना आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, जरूर से जरूर बनेगा बच्चों, ठीक है। दिस इज अम्ब्रेला शेप्ड फॉर्म, दिस इज द मेडुसा वन, दिस इज सिलेंड्रिकल फॉर्म, दिस इज द पॉलिप वन। ओके, चलो अगला जो फाइलम है दैट इज फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा बहुत ही प्यारी, सुंदर सी, ब्यूटीफुल होती है। ये अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं, ये अपनी ब्यूटी और डेलिकेट नेचर के लिए जानी जाती हैं। कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, क्योंकि वॉलनट अखरोट देखा, अखरोट वैसी इसकी बॉडी होती है देखने में, बट ये सुंदर होती है, ठीक है। कोम जेलीज भी हम इसे बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन क्रिएचर है, सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में पाई जाएंगी। इनमें भी रेडियली सिमेट्री देखने को मिलती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें भी देखने को मिलता है। टीनोफोरा, अच्छा रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। ये कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, यानी बॉडी के 2 लेयर्स हैं टिश्यूज के, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बॉडी के 8 एक्सटर्नल रोज हैं सीलिएटेड कोम प्लेट्स के। अब ये सीलिएटेड कोम प्लेट्स वाला जो पार्ट हो गया ना, ये समझ लो आपको सिर्फ निडेरियन में टीनोफोरा में देखने को मिलेगा। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करती है। ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस इज। वेट, बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि लाइट एमिट करने वाली प्रॉपर्टी। अंधेरे में ये चमकती हैं, अंधेरे में ये चमकती हैं, ठीक है। कोम जेलीज आप लोगों ने कुछ मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, बीचेस के किनारे किनारे कुछ चमकती हुई चीज, दीज आर द टीनोफोरा। टीनोफोर कैरी आउट बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दोनों ही चीजें इनमें पाई जाती हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी कि व्हाट आर दे, बाइसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन से होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, यानी बॉडी के बाहर होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी इनमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगे, लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है इसका प्लूरोब्रैकिया, जो कि टीनोफोरा का मेंबर है। प्लूरोब्रैकिया जो कि टीनोफोरा का मेंबर है, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस वाला मैंने तुम लोगों को बता दिया, एंड ऑल, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सारी ही चीजें। प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, जो हमारा चौथा फाइलम है। अब जाके तुम्हें थोड़ा सा ना ऐसा एनिमल देखने को मिलेगा जो
थोड़ा हायर कैटेगरी में आप रख सकते हो इसको। तो प्लेटी हेलमिन्थ्स उसे इसलिए कहते हैं प्लेटी, प्लेट बिल्कुल फ्लैट, तो इसे हम फ्लैटवर्म्स की कैटेगरी में रखते हैं। फ्लैटवर्म ये नाम ही अपने आप में बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, तो अगर कहीं पर फ्लैटवर्म्स लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए दैट इज प्लेटीहेलमिन्थ्स। फ्लैटवर्म्स मींस प्लेटीहेलमिन्थ्स। ये दूसरे किसी फाइलम के वर्म्स को फ्लैटवर्म्स हम नहीं कह सकते, सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेलमिन्थ्स के वर्म्स को ही हम फ्लैटवर्म्स कह सकते हैं। टाइप ऑफ एनिमल जो फ्लैट, जिनकी फ्लैटेंड बॉडी होती है, गिविंग देम द नेम, इसी वजह से इनका नाम ये पड़ा हुआ है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स का मतलब लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वाले जो होते हैं उनको एंडोपैरासाइट बोला जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर भी फ्लैटवर्म्स एज अ एंडोपैरासाइट रहते हैं, एज अ एंडोपैरासाइट रहते हैं। इनकी बॉडी आपको देखकर क्या लग रहा है, किस तरह की सिमेट्री ये शो करेगा? इसकी बॉडी बिल्कुल ही बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। फीचर्स, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी मतलब डॉर्सोवेंट्रली हमारी तरह ये इरेक्टेड, खड़ा नहीं है, बिल्कुल ये फ्लैट है, ये बिल्कुल फ्लैट है। बिल्कुल फ्लैट ऑर्गेनिजम्स को हम डॉर्सोवेंट्रल कहते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, बिल्कुल। अरे यार ये सब तो तुम्हारा चुटकियों का काम है, ये सब तो खेल है अब तुम्हारे लिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक खेल है तुम्हारे लिए। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एसिलोमेट, नो सीलोम, मीजोडर्म है जरूर पर कोई बॉडी कैविटी में नहीं है। हुक्स एंड सकर्स, ओ माय गॉड, आ गया एक एक्सक्लूसिव फीचर। हुक्स एंड सकर जो सिर्फ फ्लैटवर्म्स के माउथ में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये न्यूट्रिएंट्स को सक कर पाते हैं, अब्सॉर्ब कर पाते हैं डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको फ्लेम सेल्स बोला जाता है। ये फ्लेम सेल एक एक्सक्लूसिव फीचर है जो हेल्प करती हैं बॉडी को एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। फ्लेम सेल्स प्लेटीहेलमिन्थ्स में नेफ्रीडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया, आगे चल के आपको बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ने को मिलेगा। सेक्सेस सेपरेट नहीं होती, यानी बाइसेक्सुअल होते। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है। डेवलपमेंट बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू होंगे, यानी उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कह सकते हैं। सम मेंबर्स जैसे प्लेनेरिया, उनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। यार क्लास 10th में पढ़ा था तुम लोगों ने, ये क्लास 10th वाली बात है कि उसको कट कर दिया 3 पार्ट में तो वो तीनों ही प्लेनेरियंस बन गए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है प्लेटीहेलमिन्थ्स के? टीनिया सोलियम यानी टेपवर्म हमारे इंटेस्टाइन्स में कभी कभी पाया जाता है। लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक ये सब भी एंडोपैरासाइट्स हैं। इंसानों में और पिग्स में ये सब रहते हैं। ठीक है, ठीक है। फेसियोला, फेसियोला हिपैटिका, हिपैटिका, हिपैटो वर्ड जहां पे आ जाए लिवर से रिलेटेड वो टर्म होता है हिपैटो या हिपैटी। ठीक है, तो हिपैटिका, फेसियोला हिपैटिका, लिवर फ्लूक, ये सारे इसके डायग्राम से। लिवर फ्लूक ऐसा दिखता है, फ्लैट वर्म फ्लैट है, प्लेनेरिया बिल्कुल ऐसी है। नाउ अब हम बात करेंगे एसके हेलमिन्थ्स के बारे में बच्चों, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसकी इम्पोर्टेंस का मैं क्या बताऊं, क्योंकि कुछ कुछ चीजों में ये इकलौते मेंबर्स होते हैं, जैसे कि अभी आगे बताऊंगी। ये इनको राउंड वर्म बोला जाता है। फ्लैट वर्म और राउंड वर्म में क्या डिफरेंस है? जब आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे, फ्लैट वर्म्स ऐसी होंगी, राउंड वर्म्स राउंड होंगी। तो इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बेसिस पर इनका नाम रखा गया है, और कोई बात नहीं है। इसको राउंड वर्म भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल गोल गोल सी होती है। फीचर्स इनके क्या है? ये फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल भी है।
पैरासिटिक भी है और प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैरासिटिक है। राउंड वर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम इन फाइला ऑफ एनिमल किंगडम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये तो सीधी बात है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी था। स्यूडोसिलोमेट, यहां पर इसका एक एक्सक्लूसिव फीचर आ जाता है बच्चों, दी वन एंड ओनली फीचर ऑफ स्यूडोसिलोमेट फाउंड इन एस्कीहेल्मिन्थ्स। The elementary canal is complete. They have well developed muscular pharynx. Complete यानी कि इनके पास माउथ एंड एनस दोनों सेपरेट हैं, दो ओपनिंग पाई जा रही है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को बॉडी कैविटी से थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। तो मतलब हर एक चीज ना इनमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन इनमें ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू प्लेटीहेल्मिन्थ्स। राउंड वर्म्स में सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी वो डायशियस या यूनिसेक्सुअल होंगी। एक बॉडी में या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। फीमेल ज्यादातर लॉन्गर देन मेल्स होती हैं, दे आर लॉन्गर देन मेल्स। डू वी हैव, ओके वी डोंट हैव अ डायग्राम, या फिर आप इसी में देखो, आपको दिख रहा होगा। इसमें से जो लंबी वाली है ना, ये दो है यहाँ पर, है ना, जो लंबी वाली है दैट इज फीमेल और जो छोटू वाला है दैट इज द मेल वन। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, कभी डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, कभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। राउंड वर्म्स के एग्जांपल्स होते हैं एस्कैरिस, एस्कैरिस को प्रॉपर राउंड वर्म ही बोला जाता है। वुशरेरिया, फाइलेरिया कॉज करने वाला जो वर्म है उसको विशरेरिया कहेंगे। एंकाइलोस्टोमा, इसे हुक वर्म कहेंगे, इसे हुक वर्म कहेंगे। हुक वर्म इसलिए कहेंगे क्योंकि इनका मुंह हुक जैसा दिखता है। कभी भी हुक वर्म को हुक्स एंड सकल्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स से रिलेट मत करना बच्चों। हुक्स एंड सकल्स आर टाइप ऑफ माउथ सिस्टम जिसके वजह से आसानी से बॉडी के सरफेस पे ही रहते हुए वो उसका न्यूट्रिएंट, उसका ब्लड सक कर सकता है, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये हुक वर्म इसलिए क्योंकि इनका मुंह हुक जैसा दिखने वाला है। चलो अब नाउ वी आर कमिंग टू फाइलम एनेलिडा, हमारा सिक्स्थ फाइलम। कॉमनली हम इसे सेगमेंटेड या रिंग्ड वर्म कहते हैं। राउंड वर्म इज डिफरेंट, फ्लैट वर्म इज डिफरेंट, रिंग्ड वर्म इज डिफरेंट, ठीक है। एनेलिड्स एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में मराइन फ्रेश वाटर दोनों, या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। अच्छा, बहुत बच्चों को ना बेसिक चीजें भी दिक्कत देती हैं, जैसे मराइन एंड एक्वेटिक, मराइन एंड फ्रेश वाटर हो गया। बच्चे समझ नहीं पाते एक्वेटिक क्या है, फिर मराइन क्या है, फिर फ्रेश वाटर क्या है। देखो, एक्वेटिक का मतलब पानी में पाए जाएंगे। पानी दो तरीके की होती हैं, एक समुद्र का पानी जो खारा होता है, ओशियन एंड सीज का, और एक मीठा पानी जो आपको लेक में, रिवर में, पॉन्ड में मिलता है। तो खारा पानी वाला एरिया वाला इन्वायरमेंट इज मराइन, मीठा पानी वाला इन्वायरमेंट इज फ्रेश वाटर। ये दोनों एक्वेटिक है, ये दोनों पानी है, बट पानी भी डिफरेंट है। फ्रेश वाटर इज डिफरेंट एंड मराइन वाटर इज डिफरेंट। फिर टेरेस्ट्रियल क्या है, जमीन, सिर्फ और सिर्फ जमीन, पानी के अलावा। एक्वेटिक का ऑपोजिट हो गया टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक पानी में पाए जाने वाले, टेरेस्ट्रियल जमीन पर पाए जाने वाले। ये सब में पाए जा रहे हैं, फ्री लिविंग भी है, कभी कभी पैरासिटिक भी हो जा रहे हैं। इनका कुछ वैसा नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिव फीचर्स इनमें भी हैं, बट बहुत ही मतलब वैसे टाइप के हैं, हर ही जगह इंक्लूड हो जा रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग फीचर्स दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ऑलरेडी हमारे एस्केल्मेंट्स के पास था। बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। यहाँ पर थोड़ी सी खास बात है, मेटामेरिज्म इनमें पाया जा रहा है,
सीलोमेट होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स या मेटामेयर्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इनमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। हर सेगमेंट के अंदर some organs are repeated, some organs are repeated in every segment, which is why they are called annelids. annelid longitudinal और circular muscles होती हैं जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करती हैं। aquatic में नेरीज आता है, नेरीज इज अ नेम ऑफ मेंबर ऑफ एनेलिडा जो लेटरल अपेंडेजेस पोजेस करते हैं। लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल साइड्स मैंने बताया था, लेटरल अपेंडेजेस मतलब छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पाँव, साइड में, लेटरल साइड में जो छोटे छोटे पाँव पाए जाएंगे जिससे वो लोकोमोशन कर सकेंगे, एक जगह से दूसरी जगह घूम फिर सकेंगे। फिर आ जाता है, अच्छा उसी को पैरापोडिया बोला जाता है, ठीक है, which help in swimming. Annelids have closed circulatory system. अब closed circulatory system याद आ रहा होगा, मैम ने कुछ तो बताया था closed circulatory system जैसा। closed circulatory system is nothing but कि बॉडी में ब्लड वेसल्स पाए जाती हैं जिसके थ्रू ब्लड जो है रन करता है। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह सर्व करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेफ्रीडिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द की फीचर या एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एनेलिडा फाइलम। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लिया। अब देखो, अब जब आपको पता है कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी तो ऑर्गन के सिस्टम्स होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा। नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, इसीलिए सिर्फ इसमें पेयर्ड गैंग्लिया है। सेल्स, गैंग्लिया, नर्वस सेल्स को गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है, सिंगल गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एनेलिड्स में बहुत सारे मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो उसमें नेरीज, फेरेटिमा आ जाएंगे और हाइड्रोडिनेरिया आ जाएगा। हाइड्रोडिनेरिया को हम लीच कहते हैं, लीच ब्लड सक करने वाला, एंड नेरीज आ जाएगा। फेरेटिमा को हम अर्थवॉर्म कहते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म का लोकल नेम, हिंदी नेम आप लोग मुझे बताओ, केचुआ होता है क्या? अर्थवॉर्म ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर के फ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स सक करते हैं जमीन में से, सॉइल में से, एंड दे प्रोवाइडेड टू द प्लांट्स, तो वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। मुझे इसका कॉमन नेम याद नहीं आ रहा। लास्ट फाइलम जो आज के इस सेशन में, इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, इट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। इट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। इसके बाद हम सीधा अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 2 ऑफ एनिमल किंगडम में मिलेंगे, जिसमें मैं तुम लोगों को मोलस्का से लेकर कॉर्डेटा तक का सब कुछ पढ़ाऊंगी, ठीक है। आर्थ्रोपोड के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं बच्चों, जॉइंटेड अपेंडेजेस है एक्सक्लूसिव फीचर अबाउट आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जॉइंटेड, जॉइंटेड का क्या मतलब हो गया? जो जुड़े हों, जो जुड़े हों। अपेंडेजेस का क्या मतलब हो गया? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग, पूंछ अलग, सब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड होती है, 3 रीजन्स होते हैं यूजुअली इसके, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसके अलग अलग अपेंडेजेस होते हैं। वो जब जॉइंटेड फॉर्म में हो, अच्छा आपने कभी भी मच्छर मारा है? मच्छर आर्थ्रोपोड में आ जाते हैं, सारे इंसेक्ट्स जितने हैं ना वो सब आर्थ्रोपोड में आ जाते हैं। मैंने ये बहुत किया है, पता नहीं मैं बहुत ज्यादा जालिम किसके इंसान हूँ या क्या हूँ पता नहीं, पर मुझे मजा आता है ये करने में। आई डोंट नो, अगर आपने भी किया है तो मुझे बताना। मच्छर होता है, मच्छर जब हम उसे हल्का सा ऐसा मार देते हैं और वो मर गया, अब वो मर गया है तो उसकी बॉडी ना बिल्कुल फ्रेश रहती है, तो मुझे मजा आता है ये करने में। उसके सारे हाथ पैर सब अलग कर दिया, उसका जो क्या कहते हैं बाइट करने वाला पोर्शन है वो हमने अलग कर दिया, ठीक है। फिर हेड वाला रीजन अलग कर दिया, बाद में बस एक मिडिल बॉडी बची रह जाती है, एंड मुझे सारे पार्ट्स उसके अलग करने में मजा आता है।
जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो हमें कॉकरोच का डाइसेक्शन करना होता था, तो तब से मुझे ये इस चीज का शौक लग गया ये करने का। कॉकरोच के सारे विंग्स अलग किए, सारे पैर अलग किए, हेड रीजन अलग किया, टेंटिकल्स उसके अलग किए। तो ये करके मेरे को बहुत, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिली, मुझे अच्छा लगा। इट वाज काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग थिंग टू डू। तो तो वो क्या थे ना, वो जॉइंटेड थे उसके सारे बॉडी पार्ट्स, तभी तो आसानी से हाथों से भी वो अलग अलग हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। दैट वाज जस्ट जॉइंटेड अपेंडेजेस, एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। यही बताना चाह रही थी मैं। इंक्लूड लेग, एंटेना और माउथ पार्ट्स। उसके लेग, एंटेना, माउथ पार्ट्स ये सारे जॉइंटेड होते हैं। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती है, जैसे गिल्स है, बुक लंग्स है, या ट्रैकियल सिस्टम है। क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इनके बहुत सारे डिफरेंट क्लास होती हैं और बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। मतलब सोचो, चींटी भी इन्हीं में आ जाएगी, मच्छर भी इन्हीं में आ जाएगा, क्रैब्स भी इन्हीं में आ जाएंगे, बटरफ्लाईज भी इन्हीं में आ जाएंगी। तो सोचो, ग्रास हॉपर इन्हीं में आ जाएंगी। जितने भी नाम मैंने लिए, क्या एक भी दूसरे के जैसा दिख रहा है? ना, बिल्कुल अलग। हैबिट भी अलग, हैबिटेट भी अलग, खाने का तरीका अलग, सब कुछ अलग। लेकिन उन सबको एक ही फाइलम में डाला गया है बिकॉज उनकी जो की एक्सक्लूसिव फीचर्स है, दोज आर सेम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ द ओपन टाइप। इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। पूल ऑफ ब्लड हम कह सकते हैं, उसी में सारे सेल्स एंड ऑर्गन्स विल टेक बाथ इन द ब्लड। सेंसरी ऑर्गन जैसे कि एंटेना है, कंपाउंड और सिंपलाइज है, स्टैटोसिस्ट है, दीज आर द बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट। ठीक है, स्टैटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं, यानी इसी के हेल्प से वो फिगर आउट कर पाती है कि उनको एग्जैक्टली कहाँ जाना है, कोई इंसान या कोई प्रेडेटर है तो कितनी दूर पर है, वो कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाएंगे। एक्सक्रीशन इनमें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के हेल्प से होती है। आपको सब कुछ याद रखना होगा बच्चों। फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, नेफ्रीडिया एनेलिडा में, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा में। वैसे अभी अब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाएंगे, उसका नाम डिफरेंट होगा। तो ये आपको याद रखना है। ये भी मैच द फॉलोइंग में आता है क्वेश्चन। इधर नाम होगा फाइलम का और इधर नाम होगा, दूसरे कॉलम में नाम होगा उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी मेथड का। तो वो सब डिफरेंट होंगे। यू हैव टू मैच इट एवरीथिंग। दे आर मोस्टली डायशियस। डायशियस का मतलब हो गया यूनिसेक्सुअल। आपको मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडी में देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इनमें यूजुअली इंटरनल होती है और ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब होता है कि ये अंडे देते हैं, एग लेइंग करते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपॉड इंक्लूड करते हैं कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जैसे कि एपिस। एपिस है हनी बी, एपिस एपिस, एपिस इंडिका इंडियन हनी बी। बॉम्बिक्स मोरी सिल्क वॉर्म, जो उनमें कौन से पत्ते होते हैं, सिल्क वाले जो प्लांट के, सिल्क वाले प्लांट नहीं, अरे यार वो कौन से पत्ते होते हैं जिनमें सिल्क वॉर्म्स रहती हैं, वो याद ही नहीं आ रहा मुझे नाम। ठीक है, उनमें वो अपने लैक से, अपने लार से बनाती हैं क्या, सिल्क। लैसिफर, लैक इंसेक्ट, अच्छा लैक इंसेक्ट इज डिफरेंट। ओके, हाँ, यहां पर भी सिल्क वॉर्म इज डूइंग समथिंग विद देयर लैक, और यहां पर जो लैक इंसेक्ट है इससे ना वो बनता है, चूड़ियां होती है ना, लहठी। जो बच्चे यूपी बिहार को बिलोंग करते हैं, दे नो द वर्ड लहठी फॉर बैंगल्स। तो बैंगल्स बनते हैं, सुंदर सुंदर कड़े बनते हैं। ठीक है, लैक के, लाह के, ठीक है, लाह कहा जाता है। दे ऑल्सो इंक्लूड वेक्टर्स। वेक्टर्स यानी कि डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करने वाले एनिमल्स। एनोफिल्स मस्कीटो, मलेरिया को कैरी करने वाला, मलेरिया के प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला। क्यूलेक्स अगेन कौन सा, फाइलेरिया के लिए। एडीज मस्कीटो है। ग्रेगेरियस पेस्ट जैसे कि लोकस्ट, याद होगा आप लोगों को कोविड के टाइम पर ना एकदम से लोकस्ट अटैक बढ़ गया था पंजाब, इधर दिल्ली पंजाब वाले साइड में इतना ज्यादा आतंक बढ़ गया था लोकस्ट का।
आप लोगों को याद होगा कि वो बहुत ही मेजर कंसर्न वाली बात हो गई थी कि एक तो लोग वैसे ही कोई काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं, मर रहे हैं कोविड के वजह से, और उस पर से खेत भी बर्बाद हो रहे हैं और खाना और मुश्किल से मिल पा रहा है। लिविंग फॉसिल लाइक लिमुलस, लिमुलस को किंग क्रैब कहते हैं। किंग क्रैब इज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत एंशियंट टाइम से अभी तक है इस दुनिया में, ठीक है। These are some of the examples. Locust है, butterfly है, scorpion, prawn. These are all what बच्चों? The examples of phylum Arthropoda. So thank you so much guys. This is all for today now. अगले पार्ट में हम बहुत जल्दी मिलेंगे जिसमें मैं नेक्स्ट फाइलम से लास्ट तक की सारी चीजें कवर करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट. सी यू सून. टेक केयर. बाय बाय. और जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. लाइक कर देना सेशन को और अपने दोस्तों में फैला दो. और प्लीज वेट करना दोबारा से मेरे आने का, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर लेकर आऊं. थैंक यू. बाय बाय.